लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट किया था. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन रोटेशनल डायनामिक्स इज रोटेशनल मोशन. और नाउ व्हाट इज रोटेशनल मोशन? जब एक बॉडी कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जांपल कई एग्जांपल ले लो, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन. नाउ अगर हम लोग लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन को कंपेयर करें, लीनियर मोशन में हमको फैक्टर्स जो थे दैट वर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, linear velocity is replaced here by omega that is angular velocity, and a that is linear acceleration here is replaced by alpha. ये चीजें हम लोग ने देखा था सर्कुलर मोशन में भी होती है, सेम रोटेशनल मोशन में भी ये जो चीजें दैट आर रिप्लेस्ड बाय दिस वेरिएबल्स. नाउ अगर यहाँ पे और हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क, दैट इज टॉर्क. फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क. अगर यहाँ पे हम लोग लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. लीनियर मोमेंटम हियर इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मास होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय I, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. इनर्शिया क्या होता है पहले ये जानते हैं. इनर्शिया आप लोग ने पढ़ा है, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to be in the state of rest or in uniform motion, that is called as inertia. Now what is moment of inertia? एक चीज ध्यान में रखना, मोमेंट वर्ड जब भी आएगा तो कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने वाले, जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल थिंग. ओके. नाउ इस टर्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. रोटेशन एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. ये मेरे पास एक गोल्डन स्केल है, ठीक है. अभी अगर मैं इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर के अबाउट रोटेट करूँ तो आई कैन रोटेट इट इजी, कम टायरिंग. ओके. अब अगर मैं इसको थोड़ा एंड की तरफ चले जाऊँ, एंड की तरफ चले जाओ और अब इसको रोटेट करूँ मैं, तो फर्क क्या होगा? इनिशियली जब मैं सेंटर पे था तब रोटेशन कर रहा था, वहाँ पे मेरे को फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था. बट मैं एंड पे चला जाऊँ और इसको अब मैं रोटेट करने की कोशिश करूँ तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे मेरे को एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते. रीज़न क्या है? मास तो नहीं बदला इस ऑब्जेक्ट का, मास नहीं बदला. फर्क क्या है? इसका जो एक्सिस था जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा था वो अब शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे जो मास है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो डिस्टेंस बढ़ गया, वो क्या डिस्टेंस जो है यहाँ पे बढ़ गया. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मास के साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंस भी मैटर कर रहा है. तो मास और डिस्टेंस का जो रिलेशन देने वाला क्वांटिटी है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ना व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या करता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आने देता है. इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, सॉरी आई मीन कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रहा है तो उसके एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आने देता. इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, कोई रोटेट अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो उसको रुकाना हो या उसका स्पीड बढ़ाना हो तो वो क्या करेगा? उसको अपोज करेगा दिस क्वांटिटी. ओके. That is called as moment of inertia. It is given by I equal to mr square, where m is mass, r is distance from the axis of rotation. Distance of mass from the axis of rotation. Now next thing we are going for is rotational kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला था, जब भी बॉडी कभी भी मोशन में होगा तो इट विल पजेस काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इट देखते हैं. ओके. एक छोटा सा डेरिवेशन है, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. ये हम लोग ने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी कंसिडर किया है. दिस इज अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. उसका शेप से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं. यहाँ पे जो है इसमें मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब जगह मास जो है क्या रहेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है. अभी ये जो रिजिड बॉडी है इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. ठीक है. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे ओमेगा, लेट ओमेगा बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. अब हम लोग ने क्या एज्यूम किया कि ये जो बॉडी है ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है. ठीक है. सच दैट हर एक पार्टिकल का जो मास है
हर एक पार्टिकल का जो मास है, मैंने क्या बोल दिया, जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पे m1 m2 m3 ऐसा कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n तक जाएंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n। तो यहाँ पे फिर डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, लेट द बॉडी इज composed of n number of particles. Let m1, m2, up till mn be the masses of particles respectively. Let R1, R2 up till Rn be the perpendicular distance of particles from the axis of rotation. ओके, यहाँ पे अगर आप लोग एक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल को ऑब्जर्व करूँ तो ये क्या कर रहा है, एक पार्टिकल अगर मैं देखूँ तो ये सिंगल पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट v1 v2 till vn be the linear velocities of the particles. Okay, therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, v1 will be equal to, हम लोग ने देखा था v1 is equal to r1 ओमेगा। यहाँ पे हर एक पार्टिकल के लिए जो होगा डिस्टेंस अलग है, r1 r2 rn, बट एंगुलर वेलोसिटी जो है, क्योंकि ये बॉडी सिंगल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा, तो हर एक पार्टिकल भी वही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। v2 विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा, ऐसा। तो अगर हम लोग vn देखेंगे दैट विल बी rn ओमेगा। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें, हर एक पार्टिकल का, तो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m v1 स्क्वायर, करेक्ट, नॉर्मल फॉर्म का। अगर मैं v1 को रिप्लेस कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, हाफ m r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल के लिए मेरे को क्या मिलेगा, हाफ m1 m2 v2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही nth पार्टिकल के लिए अगर मैं देखूं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप करना पड़ेगा। देयरफॉर रोटेशनल kinetic energy will be addition of all this kinetic energy, that is Ke1 plus Ke2 plus up till हम लोग जाएंगे kinetic energy। This is equal to half m1 r1 square omega square plus half m2 r2 square omega square plus dot 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 plus half mn rn square omega square। okay, now taking half common and omega common, half और omega को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot 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 till mn rn square। okay, now ये टर्म अगर देखेंगे हम लोग m1 r1 square m2 r2 square, this can be written as half I omega square, where I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus up till mn rn square। ये जो है this can also be written as summation of mi ri square
I varies from 1 to n. Okay, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ओके, तो अब हम लोग अगर ये फॉर्मूला को कंपेयर करें, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv². So mass is replaced by moment of inertia, velocity is replaced by angular velocity. Okay, एक चीज और है यहाँ पे, जब हम लोग ये डेरिवेशन कंसिडरेशन में लेते तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते कि ये जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? ये जो बॉडी है उसमें जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर काउंटेबल. मतलब मेरे को पता है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमको ये पता नहीं होता है. तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी. इंटीग्रेशन यहाँ पे लिया हम लोग ने, ये कब लेते हैं हम लोग? फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? जब मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता नहीं होते. एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग इसको ही लेते हैं. ये हम लोग ने फॉर डेरिवेशन पर्पस हम लोग ने इसको डिस्क्रीट में लेके किया है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. दो चीजें, रिंग और डिस्क में डिफरेंस समझ लो. रिंग क्या होता है? रिंग जो होता है वो सेंटर में हॉलो होता है, उसमें जो मास होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. जबकि डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो डिस्क में पूरे एरिया में आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सॉलिड होता है. और जबकि रिंग जो होता है वो सेंटर से क्या होता है? हॉलो. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आप लोग देखेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर. ओके, i varies from 1 to n. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर. अब यहाँ पे जो है दिस रिंग में जो आपका मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस का अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो r1 r2 r3 जितने भी होंगे दैट ऑल विल बी इक्वल टू r. r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r3 से सारे जो रहेंगे दैट ऑल विल बी इक्वल टू r. ठीक, सारे क्या रहेंगे? इक्वल टू r रहेंगे. तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर प्लस m3 r स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn r स्क्वायर. टेकिंग r स्क्वायर कॉमन क्या मिलेगा मेरे को? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टिल mn. ओके, नाउ एडिशन ऑफ ऑल दी मासेस. अगर मैं सब मासेस को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? टोटल मास मिलेगा. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द रिंग. देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज mr स्क्वायर. तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. एक्सिस बदलेगा आपका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलेगा. ओके, तो ये सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर. एक्सिस बदलेगा तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है. दैट विल I will be discussing later on. Okay, उसको हम लोग बाद में देखेंगे. So next topic is moment of inertia of uniform disk. ठीक है, अब यूनिफॉर्म डिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला डिस्क क्या होगा? पूरा सॉलिड होगा. यूनिफॉर्म मतलब क्या? हर जगह जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वल होगा. मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर जगह सेम है दैट मीन्स वी कैन से जो डेंसिटी है उस मटेरियल का वो हर जगह क्या होगा? सेम होगा. ओके, डिस्क की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डेंसिटी को कंसिडरेशन में नहीं लेते. यहाँ पे हम लोग जो डेंसिटी को कंसिडरेशन में लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी. क्यों एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी? क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस होता है दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की जगह एरिया कंसिडर करते हैं. नॉर्मल डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, बट एरियल डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी होता है दैट इज मास अपॉन एरिया. तो दैट मीन्स आई कैन से कि ये जो डिस्क है, डिस्क का जो एरियल डेंसिटी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यूनिफॉर्म में मतलब क्या? उसका एरियल डेंसिटी विल बी कांस्टेंट. दैट मींस आई कैन से सिग्मा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं. लेट सिग्मा बी द एरियल डेंसिटी ऑफ द डिस्क. तो सिग्मा विल बी मास अपॉन क्या होगा? एरिया होगा. लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ द डिस्क.
तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, सिग्मा विल बी इक्वल टू m अपॉन एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ डिस्क विल बी पाई आर स्क्वायर, अगर उसका रेडियस कैपिटल आर है तो एरिया क्या होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको एक इक्वेशन 1 बना के हम लोग जोड़ देंगे। ओके, नाउ अभी मेरे को पूरा डिस्क का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जब भी ऐसा करना होता है, यूजुअली फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, छोटे से पार्ट को कंसिडरेशन में लेते और उसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या कर लेते, टोटल को कैलकुलेट कर लेते। तो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग को कंसिडर किया। ठीक है, ये छोटा सा हम लोग ने क्या किया है, रिंग को कंसिडर किया, विच इज कॉल्ड एज एलिमेंटल रिंग। सपोज वो जो रिंग है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, डी आर उसका थिकनेस है और dm जो होगा दैट विल बी द मास। छोटी चीज जब भी आती है तो हम लोग d यूज करते हैं। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं, ये एरिया ऑफ स्ट्रिप जो होगा, सिर्फ स्ट्रिप का एरिया अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज गिवन बाय सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, ओके, विच इज इक्वल टू, सर्कमफरेंस क्या होगा इसका, ये सर्कल है तो 2 पाई आर इंटू थिकनेस क्या है dm। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप इज 2 पाई आर dm। यहां से अगर मैं सिग्मा देखूं, सिग्मा इज मास अपॉन एरिया, स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिप का मास क्या होगा, dm अपॉन 2 पाई आर dm। तो यहाँ से dm का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 2 पाई सिग्मा आर dm। ओके, नाउ ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है दैट इज एलिमेंटल रिंग जो है यहाँ पे, वो क्या है, रिंग है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग ने देखा था, विच इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मतलब क्या होगा यहाँ पे, m हमारा dm है और r होगा स्मॉल r, तो r स्क्वायर dm लिख सकता हूँ। ओके, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को ऑब्टेन करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे रिंग्स जो है, एक रिंग लिया, एक और रिंग लिया, ऐसे बहुत सारे रिंग लेके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंबाइन करके डिस्क बना रहा हूँ। ओके, तो टू गेट moment of inertia of disk integrating the above expression between the limits 0 to capital R। ठीक है, मतलब क्या, स्ट्रिप हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से, जब R का वैल्यू 0 रहेगा वहां से कहां तक जाना है मेरे को, R तक, यानी कि फुल रेडियस तक। ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ID लिख देता हूं मैं। ओके, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर इनटू dm। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ लिमिट से क्या था यहाँ पे, 0 टू R, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R आर स्क्वायर, dm का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने निकाला है, दैट इज 2 पाई सिग्मा आर dm। ID विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेशन 0 टू R 2 पाई सिग्मा आर क्यूब dm। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू dr, मतलब r के अलावा जो भी वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। तो ये सारा टर्म कांस्टेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई सिग्मा 0 टू r क्यूब dr। ID इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, ये क्या है, x रेज़ टू n वाला फॉर्मेट है। x रेज़ टू n मतलब क्या आता है, इंटीग्रेशन उसका x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, r रेज़ टू 3 प्लस 1 दैट इज 4 अपॉन 4। तो यहाँ पे लिमिट क्या है मेरा, 0 से लेके r। ओके, ID विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा
अब यहाँ पे क्या होता है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसा करते हैं हम लोग, r की जगह मैं डालूंगा अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, तो व्हाट आई विल गेट r रेज टू 4/4 माइनस 0 रेज टू 4/4 which will be 0. Okay, so id will be equal to 2 pi सिग्मा का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिलेगा मेरे को, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या होगा r रेज टू 4/4. कहाँ से आया ये सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर और एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, इन द एंड आई डी विल बी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about the axis passing through the center of the disc and which is perpendicular to the plane of the disc. Okay, डेरिवेशन स्टार्ट करने के टाइम क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इनिशियली लेट कंसीडर ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल M and रेडियस कैपिटल R. लेट द डिस्क इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ओके, देन लेट सिग्मा बी द एंगुलर let sigma be the areal density or surface density of the disk. Okay, then considering an elemental strip of thickness dr, mass dm, which is located at a distance of small r from the axis. Okay, for center. ये सारा लिखने के बाद you can continue the derivation. और next topic is radius of gyration. अब radius of gyration क्या होता है देखिए, एक रिजिड बॉडी है, एज्यूम करते हो आप लोग, वो रोटेट हो रहा है अबाउट द एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. सपोज इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट इज लोकेटेड हियर. नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. मतलब क्या, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर मैं पूरा बॉडी का मास समझो कैपिटल है, ठीक है, अभी अगर मैं इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं सेम मास का और मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूं, तो ये जो बॉडी इफेक्ट दे रहा था वो सेम पॉइंट ऑब्जेक्ट भी वही इफेक्ट देगा. ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है एक्चुअली वो देखते हैं. रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय k. क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, radius of gyration is the distance between the center of mass and axis of rotation of the object. Okay, so यहाँ से हम लोग अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mr स्क्वायर, यहाँ पे r क्या है, k है, तो इट विल बी mk स्क्वायर. यहाँ से k क्या मिलेगा मेरे को, अंडर रूट ऑफ I by m. दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन. Now, what is significance of radius of gyration? Radius of gyration actually बताता क्या है हम लोग को, रेडियस ऑफ गायरेशन से हम लोग को ये आइडिया मिल जाता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एक ऑब्जेक्ट के अंदर. मतलब मास एक्सिस के नजदीक में ज्यादा है या एक्सिस के दूर में ज्यादा है. ओके, अगर इसका वैल्यू बड़ा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब क्या, मास जो है वो ज्यादा करके आउटर साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस साइड में. और अगर वैल्यू कम है तो मास क्या होगा, नियर टू एक्सिस ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड. सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए इसका तो क्या होगा, इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. द वैल्यू इज लेस देन मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड नियर द एक्सिस, वैल्यू इज ग्रेटर देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर अवे फ्रॉम द एक्सिस. ओके, दिस इज रेडियस ऑफ इनर्शिया. थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम लोग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे वो कहाँ पे देख रहे थे, हम लोग अबाउट द सेंटर देख रहे थे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोइडल एक्सिस. ठीक है, उसके अबाउट देख रहे थे. उसके अलावा आपको कोई और एक्सिस के अबाउट निकालना है तो देयर आर टू थ्योरम्स व्हिच कैन बी यूज्ड. वन ऑफ देम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम और सेकंड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है पहले आप लोग वो देखते हैं. ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे को कोई एक एक्सिस है, ओके, आई नॉट मान लो एक एक्सिस है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. ओके, अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो I नॉट होगा
that will be equal to IC plus MH square, IC plus MS square। मतलब क्या स्टेटमेंट क्या है इसका कि अगर मेरे को किसी एक्सिस का अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस, देन इट इज गिवन बाय IC plus MS square। IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। M क्या है? मास ऑफ द रिजिड बॉडी। H क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिसेस। ओके, स्टेटमेंट कैसा आएगा इसका? इट स्टेट्स दैट moment of inertia about any axis which is parallel to the centroidal axis is given by sum of moment of inertia of the body about centroidal axis and product of mass into square of distance between the two axes। ओके, वापस एक बार रिपीट करते हैं इसको। क्या बोला मैंने? moment of inertia about any axis parallel to centroidal axis is given by sum of the moment of inertia about centroidal axis and product of mass into square of distance between the two axes। ओके, सो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक पॉइंट एज्यूम किया D, जिसका मास हम लोग एज्यूम करते हैं dm। ओके, कंसिडर अ पॉइंट मास dm लोकेटेड एट पॉइंट D। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through O is given by I O equal to क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी। कंटिन्यूअस मास सिस्टम अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो क्या होता है? I जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे एक्सिस से d तक का डिस्टेंस क्या है? OD। सो OD स्क्वायर इनटू मास क्या है यहाँ पे? d। ओके, सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through C is given by क्या आएगा? IC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्टेंस विल बी CD, तो CD स्क्वायर इंटू D। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब कंसिडर ट्राइंगल ODN। ओके, इन ट्राइंगल ODN बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा? OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ओके, दिस ON कैन बी रिटन एज OC प्लस CN। क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? इसके यहाँ पे रिटर्न है OC प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू A प्लस B द होल स्क्वायर। दिस विल बी A स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CN प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 1। नाउ कंसीडर द स्मॉलर ट्रायंगल DCN। कंसीडर ट्रायंगल DCN। ओके, DCN को अगर कंसीडर करूंगा अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं? CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ओके, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, तो इसको मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इसके बदले में इस प्लेस के बदले में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? OD स्क्वायर विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 OC इंटू CN प्लस
cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा cd स्क्वायर। ओके ना इस पे आ जाओगे तो आई नॉट क्या वर्ड हम लोग को क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हम लोग को। तो आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओडी स्क्वायर इंटू डीएम। अगर ओडी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर D। सो आई नॉट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेता हूँ, ओसी स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC इंटू CN प्लस इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CD स्क्वायर D। आई नॉट विल बी इक्वल टू OC स्क्वायर इंटू डीएम। What is OC? OC अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इट इज H। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC इंटू CN। OC का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो, OC वाज H 2H इंटू CN इंटू डीएम प्लस CD स्क्वायर डीएम। CD स्क्वायर डीएम अगर आप लोग देखोगे दैट इज IC। ओके दिस इज IC। आई नॉट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस यहाँ पे 2h कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ CN और डीएम प्लस IC। आई नॉट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या देगा, मतलब क्या हम लोग ने सारे मासेस को ऐड कर दिया तो मेरे को क्या देगा, टोटल मास देगा, यहाँ पे कैपिटल एम आ जाएगा प्लस 2H इंटू इंटीग्रेशन ऑफ CN इंटू डीएम। CN ये लिख रहे हैं CN। ओके एक चीज ध्यान में रखना, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे मोमेंट्स अबाउट सेंटर, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग सारे मोमेंट्स ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ओके तो ये जो आपका टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये टर्म सीधा जीरो हो जाएगा। ओके प्लस IC। Therefore क्या मिला मेरे को, I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ फॉर पैरेलल एक्सिस हियर। यहाँ पे रीजन देंगे हम लोग, जीरो क्यों हुआ, बिकॉज ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम मूवमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऑल द मूवमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास आर इक्वल टू जीरो, इसलिए ये आपका जो टर्म है क्या हो गया, जीरो। स्टार्ट करना स्टेटमेंट्स क्या लिखोगे इसमें, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम रोटेटिंग, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम। ओके लेट C be the center of mass, let O be the point about which the moment of inertia is to be determined। ओके फिर यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, डेरिवेशन स्टार्ट करोगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है, उसके परपेंडिकुलर में मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उस टाइम पे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। इसका सिंपल सा अगर हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो इट इज IZ इक्वल टू IX प्लस IY। स्टेटमेंट है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of two mutually perpendicular axes such that all the three axes are concurrent। मतलब क्या, अगर मेरे को एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है about an axis which is perpendicular to the plane of the body, then वो क्या रहेगा, that will be equal to sum of the moment of inertia about two axes which are mutually perpendicular to each other and all the three axes are concurrent। concurrent मतलब क्या, सब एक पॉइंट से पास हो रहे हैं। so that means I can say अगर मेरे को z के अबाउट निकालना है तो IX और IY इसके प्लेन में आ जाएंगे, तो ये दोनों का एडिशन होगा। अगर मेरे को x के अबाउट निकालना है तो वो क्या रहेगा, इट विल बी IZ प्लस IY। सिमिलरली अगर मेरे को y के अबाउट निकालना है और मेरा बॉडी इस प्लेन में आकर तो इट विल बी IX प्लस YZ। ओके
सो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। एक पॉइंट हम लोग ने कंसिडर किया, कंसिडर अ पॉइंट मास dm which is located at point P. ओके, फॉर अ टाइम में हम लोग उसका एज्यूम कर रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट्स है x, y है। अगर उसका कोऑर्डिनेट्स x, y है मतलब उसका x एक्सिस पे डिस्टेंस होगा x और y एक्सिस पे उसका डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा y होगा। ठीक है, सो दैट मींस आई कैन से ये पैरेलल है तो ये भी y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट, अगर मेरे को x निकालना है, अबाउट x निकालना है, दैट इज Ix विल बी इक्वल टू क्या बोला था हम लोग ने, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dl, वेयर r स्क्वायर आपका क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट के लिए x के अबाउट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज y। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dl। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस अगर मेरे को निकालना है, y एक्सिस अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, I y will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो y एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दिस वन, ये होगा पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x। तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर इंटू डी। अब z के लिए अगर मेरे को निकालना है, ओके, z के लिए निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस, Iz विल बी इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P से होता का ये होगा, ये वाला, ठीक है, ये जो होगा ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो वहां पे मेरे को क्या मिलेगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर इनटू डी। ओके, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अभी अगर ये ट्रायंगल में आ गया, आप लोग कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं M बोलती हूँ। ओके, कंसीडर ट्रायंगल OPM, कंसीडर ट्रायंगल OPM बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन से, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से कि जो OP स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, मतलब OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, देयरफॉर Z विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, उसको ऐसा लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू d। Iz विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इनटू dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इनटू dm। dm अगर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन हम लोग ने सेपरेट कर दिया। So Iz will be इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm इज योर Iy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm इज Ix। That means I can say Iz equal to Ix plus Iy. This is your expression for perpendicular axis theorem. Okay.